जय हिंद। देखिए, जिसका अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है और रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी और साथ में एसएससी और एनडीए वाले का भी अभी एग्ज़ाम होने ही वाली है। तो जिसमें साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस आप लोग तो जानते हैं कि साइंस कितना महत्वपूर्ण हो गया है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए। तो साइंस काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है इन सभी एग्ज़ामों में, और ख़ास करके साइंस में तो 25-30 क्वेश्चन तक सिर्फ साइंस से ही रहते हैं। तो आज मैं साइंस को लेकर आया हूँ और साइंस में बिल्कुल बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को क्लियर कराऊंगा, और जिसमें कि आप लोगों को जो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा, जो भी आप लोग अभी पढ़ेंगे, साथ में आप उसे नोट भी कर लीजिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं होंगे, नहीं पूछेंगे। जो अभी आप लोग पढ़ेंगे उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी क्या करते हैं? स्टार्ट बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी थोड़ा मेरा पेन का प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके कारण ठीक से अक्षर नहीं बन रहा, लेकिन बोल रहा हूँ तो उससे आप लोग थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिएगा, कोई बात नहीं। बायोलॉजी बायोलॉजी जो होता है, आप लोग तो जानते हैं कि सजीव का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। तो बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। सजीव का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वो तो आप लोग को पता ही होगा कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु अरस्तु को कहा जाता है। साथ ही साथ जीव विज्ञान के कितने शाखा है ये तो आप लोग को पता ही होगा। जीव विज्ञान के प्रमुख 2 शाखा है। कितने शाखा है? 2 शाखा है। एक शाखा हो गया बोटनी, बोटनी सॉरी यार बोटनी, और दूसरा शाखा हो गया जूलॉजी। क्या हो गया? जूलॉजी। जूलॉजी और बोटनी, ये दोनों का जो कॉमन है, तो जूलॉजी के जनक अरस्तु की कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जूलॉजी के जनक अरस्तु को, और बोटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, यानी सॉरी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है बोटनी का जनक। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आप लोग को एग्ज़ाम के अनुसार से मैं बिल्कुल शॉर्ट जो सवाल आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण रखेगा, उन सभी सवालों को मैं कराते चलूँगा और आप लोग उसे नोट करते चलिए, और मेरे साथ उन सभी सवालों को आप दोहराते चलिए। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल दोबारा ऐसे रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आवश्यकता कभी आपको पड़ेगी ही नहीं। बस आप लोग इतना कर दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, बिल्कुल आप लोग का रिजल्ट जो हो जाएगा बिल्कुल 100% होगा। विश्वास आप लोग रखिए। बायोलॉजी से एक भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटेगा, ठीक है। जूलॉजी क्या करता है? आप लोग जूलॉजी को जानते हैं, जो जीव विज्ञान होता है। तो जीव विज्ञान क्या करता है? अब पूछेगा कि जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी स्थानबद्ध गति करता है या स्थानांतरित गति करता है? आप लोग को पता है? आप लोगों को अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। जूलॉजी स्थानांतरित गति करता है। क्या करता है? स्थानांतरित गति करता है जूलॉजी। और ये बोटनी जो करता है ये स्थानबद्ध गति करता है। स्थानबद्ध गति करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फास्ट में आप लोगों को कम से कम इस क्लास में 40 से प्लस क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग को क्लियर कर दूं, और क्योंकि आप लोग की एग्ज़ाम का समय भी तो ज़्यादा बचा नहीं है, तो चलिए फास्ट में वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं, और आप लोग मेरे साथ साथ थोड़ा बोलिए, रिपीट कीजिए, बिल्कुल आप लोग को बेसिक से याद हो जाएगा, ठीक है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। मैं आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा हूँ और उसका सिर्फ आंसर लिखते चलता हूँ, ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था?
बोलेगा आप लोग को कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। कोशिका की खोज जो किया था वो क्या था, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक को इस तरह से आप याद रखिएगा। हुक आप लोग जानते हैं कि जो किसी चीज़ को न्यूक्लियर चीज़ को निकालने के लिए हुक का प्रयोग करते हैं, या आप लोग तो जानते हैं कि बोरा को उठाने के लिए खास करके हुक का प्रयोग किया जाता है, आप लोग तो जानते हैं। तो वही याद रखना है, हुक। हुक से याद आ जाएगा रॉबर्ट हुक, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का जो खोज किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, ये क्या कहते हैं, मृत कोशिका का खोज कर दिया था। किसका कर दिया था, मृत कोशिका का खोज कर दिया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का जो खोज किया था कितने ईस्वी में किया था। अब यहाँ से एक प्रश्न आएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का तो खोज कर दिया, लेकिन कब किया। तो इन्होंने किया था 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। कितना में, 1665 ईस्वी में किया था, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था, मृत कोशिका का खोज किया था। जीवित, फिर तो जब मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने खोज किया तो फिर जीवित कोशिका का खोज किसने किया, ये भी तो बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आप लोग को ये यही दो प्रश्न में है ना फंसाएगा, तो इसी में बोलेगा कोशिका, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो आप तो रट कर जाओगे रॉबर्ट हुक। लेकिन वहाँ पर पूछेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका का खोज जो किया था उसने किया था एंटोनी वान एन ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था, एंटोनी वान एन ल्यूवेनहॉक ने। आपको डायरेक्ट याद रखना ल्यूवेनहॉक, क्या याद रखना, ल्यूवेनहॉक, या एंटोनी वान भी याद रख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि रहेगा। तो किसने किया था, एंटोनी वान ने। एंटोनी एंटोनी वान ने, एंटोनी वान एंड, सॉरी एंड नहीं होगा, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा साइज बड़ा कर लिया, ठीक है। एंटोनी वान एन ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्होंने जो किया था कितने ईस्वी में किया था, इन 16 से 74 ईस्वी में किया था। बहुत दिनों के बाद किया था, 16 से 74 ईस्वी में इन्होंने किया था जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वान और ल्यूवेनहॉक ने, दोनों एक ही नाम है, इसमें और तो नहीं लगाना है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्र की खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में, अब अंदाज करो कितना दिनों के बाद, 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया। किसने किया, किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन ने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने किया, कितने, 1881 ईस्वी में केंद्रक की खोज। कोशिका के अंदर, ये कोशिका जो होती है इसके अंदर केंद्रक होती है जिसे कहते हैं न्यूरॉन, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कितने ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, फिर बोलेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत जो दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्वान, आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। क्या दिया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और इन्होंने बोला था शरीर हमारे छोटे छोटे कोशिका से निर्माण हुआ है। हमारे शरीर छोटे छोटे कोशिका से निर्माण हुआ है। अतः इसे सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं। कोशिका को क्या कहते हैं, सबसे छोटी इकाई कहते हैं। सबसे, यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई
किसे कहते हैं? कोशिका को। कोशिका शरीर के सबसे छोटी इकाई है। और मृत कोशिका को जो इससे पहले मृत कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन मृत कोशिका को उसका नाम क्या है? कौन सी मृत कोशिका का खोज किया था? अगर पूछ दे तो मृत कोशिका को फ्रोसिस कहते हैं। क्या कैसे कहते हैं? फ्रोसिस। फ्रोसिस। फ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को फ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रोसिस। सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? अब यहाँ पर आ गया बहुत बड़ा क्वेश्चन कि सबसे छोटी कोशिका, ऑल ओवर में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो होता है माइक्रोप्लाज्मा। 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 ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। लेकिन ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका आप लोग तो जानते ही होंगे कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। लिख भी देता हूँ, चलिए। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ओवरऑल में शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा ओवरऑल में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ पूछता है। गड़बड़ क्या पूछता है कि बोलेगा कि आपको सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो यहाँ पेन के थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ से थोड़ा टेंशन मुक्त हो जाए। बोलेगा मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है आप लोग को तो पता ही होगा। वो होता है न्यूरॉन, जिसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। वो होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका ही रहने देते। तंत्रिका में जहाँ जो कि ब्रेन में होता है। तंत्रिका ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। सबसे छोटी कोशिका है। यहाँ पर ये जो कोशिका होता है, यहाँ पर कोशिका निर्माण समझो कि होता ही नहीं है, ना के बराबर होती है। क्या होता है? ना के बराबर यहाँ पर कोशिका होता है। इसीलिए ब्रेन में देखते होंगे कि ब्रेन में किसी को चोट लगता है तो उसी जगह पर उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, या 2-4 मिनट या 10 मिनट के बाद उसकी मृत्यु निश्चिंत है। इसलिए ब्रेन में बिल्कुल कोशिका विभाजन नहीं होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? अब यहाँ पर आ जाता है सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है। ओ चलिए, सबसे छोटी कोशिका बता दिया, तंत्रिका। लेकिन सबसे फास्ट कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे फास्ट कोशिका विभाजन जो होता है वो हमारे लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। लीवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं। यकृत, जिसे यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर कोशिका जो विभाजन होता है, यहाँ पर जैसे मान लो कोई लीवर में मार दे, या कोई लीवर में ऐसा कुछ हो गया, मान लो कोई चाकू भोंक दे, चाकू भोंक दिया। चाकू भोंकने के बाद वो क्या करता है? लीवर वो खुद अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि खुद उस स्थान को जहाँ पर चाकू भोंका है उस स्थान को खुद ऑटोमेटिक वो ठीक कर सकता है। अपने पावर से वो ठीक कर सकता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया, आज छोटा मोटा अगर बीमार है तो क्या करता है बहुत व्यक्ति कि दवाई नहीं लेता है, बोलता है बुखार है थोड़ा बहुत नॉर्मल ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका क्या होता है कि कोशिका उसका एक्टिव रहता है। जो कोशिका क्या करता है, देखता है कि कोशिका की 1 बार 2 बार देखा, झटका दिया आपको कि नहीं आपने दवाई नहीं लिया, इस पर ध्यान नहीं दिया, तो कोशिका क्या करता है? ऑटोमेटिक वो समझता है कि अब मुझे ही काम करना होगा, तो कोशिका क्या करता है? ऑटोमेटिक आप पे काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? वो है स्पर्म, सॉरी तंत्रिका है। लेकिन मानव में सबसे छोटी, यहाँ पर आ जाएगा छोटी कोशिका क्या है? मानव में सबसे छोटी कोशिका तो आपको तो बता दिया ब्रेन है। लेकिन सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका बता दी, लेकिन मानव में पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो अब आप क्या बोलोगे? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका है होता है ओवम। क्या होता है? ओवम। मानव में सबसे बड़ी कोशिका होता है ओवम, जिसे कहते हैं अंडा। अंडा से जो कि
फीमेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका है ये ओवम, लेकिन मानव में सबसे छोटी कोशिका है वो है स्पर्म। स्पर्म जिसे कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु ये होता है फीमेल में होता है, ये होता है शुक्राणु मेल में, जिसे स्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग स्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इतना तो आप लोग का कंप्लीट हो गया। कोशिका के अंग होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है? कोशिका अंग आ जाता है, क्योंकि कोशिका अंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब पूछेगा कोशिका अंग में क्या क्या होते हैं, तो कोशिका अंग में एक होता है जीव द्रव। क्या होता है? जीव द्रव। जीव द्रव का खोज किसने किया था? अब यहाँ पर आएगा जीव द्रव का खोज किसने किया था? जीव द्रव का अगर आप नोट करते तो नोट कीजिए, कोशिका जीव द्रव की खोज किसने किया? तो कोशिका जीव द्रव का खोज पुरकिंजे ने किया। पुरकिंजे साहब ने किया था कोशिका द्रव का खोज। लेकिन कोशिका द्रव को खोज तो कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया, पुरकिंजे साहब ने बताया, कोशिका द्रव जीवन का क्या है? आधार है। कोशिका द्रव जीवन का आधार है। पुरकिंजे साहब ने बताया था कोशिका द्रव जीवन का क्या है? आधार है। अगर कोशिका द्रव नहीं होगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। कोशिका द्रव आप समझते हैं? चलिए कोशिका द्रव का थोड़ा नॉर्मिकल यहाँ पर बनाकर थोड़ा दिखा देता हूँ। ये कोशिका हो गया, ये ऑल ओवर कोशिका हो गया। अब इसके अंदर कोशिका पाया जाता है। ये कोशिका झिल्ली हो गया। अब इसके अंदर कोशिका है। अब कोशिका के अंदर ये होता है थोड़ा, इसमें क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। ये कोशिका, तो इसी को क्या कहा जाता है? ये पानी जो होता है कोशिका, थोड़ा ब्लैक कलर कर लेता हूँ थोड़ा समझ में। ये कोशिका के अंदर जो पानी होता है ना, ये पानी को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। इसी की खोज किया था किसने? पुरकिंजे साहब ने किया था। इसी का खोज किसने किया था? पुरकिंजे साहब ने किया था। पुरकिंजे साहब किसका खोज किया था? कोशिका द्रव का खोज किया था। लेकिन मानव में कोशिका द्रव जो होता है ये 85% से लेकर 90% तक, 5 है ये, 85% से 90% तक क्या होता है? यहाँ पर पानी का अवशेष होता है। क्या होता है? पानी का अवशेष होता है। 85 से 90% तक कोशिका द्रव में पानी ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता कोशिका द्रव को हेक्सेले फिर आया। उसके बाद हेक्सेले साहब आया। हेक्सेले साहब बोला कि ये कोशिका द्रव जो है ना, ये जीवन का भौतिक आधार है। किसने बताया था भौतिक आधार है? वो उसने बताया था। किसने बताया था? जीवन का आधार है। हेक्सेले साहब ने बताया था। किसने बताया था? हेक्सेले साहब ने बताया था कोशिका द्रव भौतिक आधार है जीवन का। क्या है? भौतिक आधार है। क्या है? आधार है। भौतिक आधार है जीवन का। पूरे जीवन का कोशिका द्रव क्या है? भौतिक आधार है। लेकिन किसने बताया था? हेक्सेले साहब ने बताया था। हेक्सेले ने बताया था भौतिक आधार है कोशिका जीवन का। भौतिक आधार है। क्या है? कोशिका द्रव जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका द्रव जो होते हैं ये बिल्कुल 2 प्रकार के होते हैं। चलिए इसे थोड़ा अलग करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका द्रव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव, दूसरा जो होता है केंद्रीय द्रव होता है। क्या होता है? केंद्रीय द्रव होता है। दूसरा होता है केंद्रीय द्रव। ठीक है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। केंद्रीय द्रव होता है। लेकिन कोशिका द्रव को सूखने से कौन बचाता है? कोशिका द्रव को सूखने से कौन बचाता है? यही कोशिका द्रव बचाता है। यही कोशिका द्रव क्या बचाता है? कोशिका जो होता है, यह भी आपको बताया था। ये कोशिका द्रव हो गया, लेकिन इसे कोशिका द्रव को सूखने से कौन बचाता है?
ये कोशिका हो गया। ये इससे सूखने से कौन बचाता है? ये जो फिर मान लो सूख जाएगा तो आदमी की तो अंदर मृत्यु हो जाएगी। तो इससे सूखने से बचाता है कौन? कोई यही कोशिका द्रव्य बचाता है। यही कोशिका द्रव्य क्या करता है? कोशिका द्रव्य बचाता है सूखने से। लेकिन इसके अंदर एक छाला लगाया रहता है जो कि पादप में पाया जाता है। कौन? ये कोशिका भित्ति हो गया। क्या हो गया? कोशिका भित्ति। ये पादप में होता है, हमारे जीव में नहीं होता है। ठीक है। लेकिन ये पादप जो होता है, ये कोशिका झिल्ली सॉरी कोशिका भित्ति जो होता है, ये कोशिका भित्ति क्या चीज़ का बना होता है? यहाँ पर क्वेश्चन आता है कोशिका भित्ति क्या चीज़ का बना होता है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना रहता है? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज सेल्यूलोज का बना होता है। एक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का। केवल पादपों में पाया जाता है। ये याद रखना कि केवल ये पादपों में पाया जाता है। पेड़ पौधे प्लांट में, यानी कि डायरेक्ट समझ लो प्लांट में पाया जाता है। ठीक है। ये क्या करता है? पेड़ पौधा को सेल्यूलोज क्या करता है? पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि उस पेड़ पौधा को सुरक्षा देता है। कौन? ये सेल्यूलोज पेड़ पौधा को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि उन्हें कोई क्षति की सामना न करना पड़े। ठीक है। लेकिन जीवाणु, अब यहाँ पर आगे जीवाणु का भी तो बात आएगा जी। तो जीवाणु भी एक क्या है? पादप है, जिनकी कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडो की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडो की बनी होती है। पेप्टिडो। जीवाणु का कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है? पेप्टिडो का। जीवाणु का कोशिका किसका बना होता है? पेप्टिडो का। लेकिन ये इसका जो बना होता है पेप्टिडो का, लेकिन ये जिसका जो है ना ग्लाइकेन की बनी होती है। मानव में कोशिका भित्ति होती है वो होता है पेप्टिडो। क्या होती है? पेप्टिडो। ये पेप्टिडो होती है। लेकिन ये जो बना होता है, ये जो होता है ये ग्लाइकेन की बनी होती है। ग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकेन की बनी होती है। आप लोग को तो पता ही होगा ग्लाइकेन की बनी होती है। लेकिन ये कवक में भी तो पाया जाता होगा कोशिका भित्ति। कवक में भी पाया जाता है। लेकिन कवक में कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? काइरिन कहते हैं। कवक के कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? काइरिन। कवक की कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? काइरिन। कोशिका भित्ति काइरिन की होती है। ठीक है। और काइरिन की होती है और काइरिन की बनी भी होती है। ठीक है। चलिए इसके बाद चलते कोशिका झिल्ली। कहाँ चलते हैं? कोशिका झिल्ली। अब झिल्ली की में चलते हैं। झिल्ली, कोशिका झिल्ली, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दो कोशिका झिल्ली। ठीक है। कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। जंतु तथा पादप ये किस में पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कौन? झिल्ली, कोशिका झिल्ली किस किस में? जंतु तथा पादप ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है। यानी कि इसका क्या होता है? बोथ होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर, यानी कि कोशिका झिल्ली, ये मान लो ये कोशिका झिल्ली के अंदर, ये अंदर वाली भाग, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। कलम थोड़ा निकाल लूँ दूसरा। एक कोशिका झिल्ली, इसका अंदर वाले भाग, ये अंदर वाले भाग, ये अवयव के झिल्ली के अंदर होते। किसके? झिल्ली के अंदर होते। इसका नाम होता है अवयव। ये अवयव के बने होते हैं और जो कि झिल्ली के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? झिल्ली के अंदर होते हैं। और इसका काम क्या होता है? कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों पर क्या करता है? ये नियंत्रण करता है, ध्यान रखता है कि कौन आया कौन गया।
वहाँ पर टक टक नज़र ऐसे देखते रहता है कि रे तू आया रे, फिर बोला ओ तुम आया, फिर ये क्या करता है, आगे बताता है, तो नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण रखता है, नियंत्रण रखता है। आप लोग को बिल्कुल बेसिक बेसिक जानकारी इसमें दिया जाएगा, और आप लोग बिल्कुल इस ऑब्जेक्टिव को है ना बिल्कुल रटते चलिए। इसमें कोई किंतु परंतु मत कीजिए, नहीं तो रिजल्ट आप लोग का है ना किंतु परंतु में ही अटक जाएगा। इसलिए बिल्कुल आप रटते चलिए। आपका एक भी इस प्रश्न से बाहर अगर क्वेश्चन आया तो फिर आप बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य का होता है। किसका होता है, अर्धपरागम्य का बना होता है। कोशिका को कलम थोड़ा चेंज, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, अर्धपरागम, अर्धपरागम, परागम, यह अर्धपरागम का होता है। कुछ ही वस्तु को ये अंदर ये जाने देता है, मतलब कुछ ही वस्तु, मतलब थोड़ा बहुत चलिए जाता है, नियंत्रण जो रखता है ये थोड़ा बहुत कुछ कुछ चले जाता है। अर्धपरागम का होता है मतलब आधा ही होता है, आधा ही परागम मतलब आधा आर पार। अर्धपरागम तो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, आप लोग, मुझे तो अच्छी तरह से याद है। ये कुछ ही वस्तु पदार्थ को क्या करता है, अंदर जाने देता है, अंदर जाने देता है, बोलता है, और बाकी बोलता है नो एंट्री है। ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या चीज़ का बना होता है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, प्रोटीन का, प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, प्रोटीन का। किसका बना होता है कोशिका झिल्ली, प्रोटीन का। चलिए अब आता है माइटोकांड्रिया। ये माइटोकांड्रिया जो होता है, माइटोकांड्रिया, इसे हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं। माइटोकांड्रिया, 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 माइटोकांड्रिया जो होता है इसे माइटोकांड्रिया कहते हैं। थोड़ा मेरा कलम को है ना थोड़ा लग रहा प्रॉब्लम चल रहा है। छुट्टी शायद ये मनाना चाहता है। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया था, आप पूछिएगा। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया। किसने किया, अल्टमैन ने किया। माइटोकांड्रिया में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। क्या होता है, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी, ऑक्सी श्वसन होता है। माइटोकांड्रिया में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। माइटोकांड्रिया में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। लेकिन माइटोकांड्रिया में एक क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप माइटोकांड्रिया के अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स, क्रेब्स चक्र, चक्र चलता है, जो 38 एटीपी मिलकर, 38 एटीपी मिलकर, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का क्या करता है, निर्माण करता है। कौन करता है, क्रेब्स चक्र। कौन करता है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र क्या करता है, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। इतना आप लोग का क्लियर हो गया। लेकिन माइटोकांड्रिया को अब पूछेगा कि पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस यानी कि ऊर्जा हाउस किसे कहते हैं। जैसे शक्तिगिरी भी कहा जाता है, शक्तिगिरी किसे कहा जाता है, तो शक्तिगिरी माइटोकांड्रिया को ही कहा जाता है। पावर हाउस बोलो, पावर हाउस या शक्तिगिरी, शक्तिगिरी किसे कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया को।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक्ष दीवार को, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक्ष मतलब अंदर की दीवार को क्या कहते हैं? अंदर की दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को मतलब अंदर की दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। ये क्या होता है? ये परदव जालिया होता है। क्या होता है? परदव जालिया होता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यह परदव्य जालिया कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। कहाँ से? अंदर से आंतरिक सहायता देता है। अतः इसे कोशिका के आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल। आंतरिक यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ हो गया? आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल भी कहते हैं, आंतरिक कंकाल कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? आंतरिक प्लाज्मिक भी कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ, SM स्मूथ ER, दूसरा होता है रॉग, रॉग ER। ER का भी फुल फॉर्म बता दूंगा आगे। चलिए थोड़ा चलते, थोड़ा शॉर्ट निकालते चलते। स्मूथ ER जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण कौन करता है? स्मूथ ER। ये स्मूथ ER क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, वसा का क्या करता है? निर्माण करता है। कौन करता है? स्मूथ ER। कौन करता है? स्मूथ ER। अब यहाँ पर आ जाता है रॉग ER। ठीक है, ये रॉग ER, ये क्या चीज़ का निर्माण करता है? इसका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा। तो चलिए इसका देखते हैं। स्मूथ, ठहर जा। रॉग ER क्या करता है? ये इस पर राइबोसोम होता है, लेकिन यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? रॉग ER, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER को कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। यह क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण तो करता है, अतः से प्रोटीन, आपको तो बताए, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो होता है, एक होता है 70S राइबोसोम, थोड़ा से ऊपर कर देता हूँ। एक होता है 70S, एक नंबर में 70S, 70S राइबोसोम, राइबोसोम। और दूसरा जो होता है 80S, 80S राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, फिर तो और आगे अभी तो बहुत मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन समझने में। सिर्फ आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, बिल्कुल बेसिक से आप लोग को ये जानकारी मिल जाएगी। और आपको मैं वादा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से इसे पढ़ लेते हैं ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ये आप बोलोगे कि सर इस 80S और 70S क्या है, तो S को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, S को पहले क्लियर कर देता हूँ। इसे कहा जाता है सेडिमेंटेशन। क्या कहा जाता है? सेडिमेंटेशन, SEDIM। कितना फुटा फुटा कर हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा पाथी लिखते हैं ना, तो ये घसा जाता है। ठीक है,
कॉफ़ी फिंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गोल्जी बॉडी, क्या है गोल्जी बॉडी? ये गोल्जी बॉडी का जो काम होता है ना, ये गोल्जी बॉडी, ये केमिलो, सॉरी, गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? केमिलो किया था। किसने किया था? केमिलो। लेकिन गोल्जी बॉडी का काम जो होता है ना, ये ऊर्जा परिवहन करता है। गोल्जी बॉडी थोड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा आप लोग को समझने में अच्छा रहेगा। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का जो काम होता है ना, ये ऊर्जा परिवहन करता है। क्या करता है? ऊर्जा परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। लेकिन गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया? गोल्जी बॉडी का पूछते खोज किसने किया, तो इसकी खोज जो किया था केमिलो किया था। किसने किया था? केमिलो गोल्जी बॉडी ने किया था। किसने किया था? केमिलो गोल्जी बॉडी ने किया था। केमिलो गोल्जी बॉडी ने किया था, ठीक है। चलिए थोड़ा इसे आगे कर देता हूँ, फिर इसे आता हूँ। इसकी खोज किसने किया था? केमिलो गोल्जी बॉडी। अब पूछेगा गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया, आप तो बता दोगे केमिलो गोल्जी बॉडी, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया, केमिलो गोल्जी बॉडी ने किया। लेकिन गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? ये इसका काम क्या है? केमिलो गोल्जी बॉडी का गोल्जी बॉडी का क्या काम है? तो ऊर्जा का परिवहन करना। ऊर्जा, हमारे शरीर में एनर्जी जो होता है, अभी मैंने बताया ना 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो वो तो आखिर ऊर्जा है ना, उसका परिवहन कौन करता है? उसे एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? ये गोल्जी बॉडी ही ले जाता है। फिर आ जाता है यहाँ पर सेंट्रोसोम। गोल्जी बॉडी का खत्म हो गया किस्सा, अब आता है सेंट्रोसोम, ठीक है। चलिए सेंट्रोसोम को समझते हैं। सेंट्रोसोम एक क्या आता है? कोशिका विभाजन। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है, जो कि किसी भी अंग कट गया है, टूट गया है, फूट गया है, कुछ भी हुआ है, तो उसका ध्यान कौन रखता है? सेंट्रोसोम। नाम भी देखते हो ना सेंट्रोसोम, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, और जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे रेलवे का ध्यान कौन रखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। हवाई अड्डे की ध्यान कौन रखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से याद रखेंगे सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम, क्या? सेंट्रोसोम, CENTRO, सेंट्रोसोम। हिंदी भी थोड़ा लिख देता हूँ, सेंट्रोसोम, ठीक है। चलिए सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? ये सेंट्रोसोम जो है ना, कोशिका का विभाजन करता है, ठीक है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। ये इसका मेन मकसद यही रहता है कि कोशिका को विभाजन करना। क्या रहता है? विभाजन किसका? कोशिका का। देखिए मैं आपको प्रश्न बिल्कुल मुंह से बोल रहा हूँ और उसका आंसर लिखते चल रहा है। जैसे विभाजन बोल दिया, किसका करता है? तो कोशिका का। कोशिका विभाजन फूल अगर बोला जाए तो कोशिका विभाजन करता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम क्या होता है? ये मस्तिष्क में पाया ही नहीं जाता है। न्यूरॉन जिसे कहा जाता है ना, न्यूरॉन जिसे कहते हैं, मस्तिष्क थोड़ा सही लिख रहा है, मस्तिष्क यहाँ पर क्या हो जाता है? ये पाया नहीं जाता है। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जैसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन ये मस्तिष्क में पाया ही नहीं जाता है। कोशिका विभाजन कहाँ नहीं, अब पूछेगा कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है, तो कहाँ नहीं होता है? वो मस्तिष्क में नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? मस्तिष्क में कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन, सबसे फास्ट कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे फास्ट कोशिका विभाजन कहाँ होता है? इतना जल्दी भूल गए? मैंने इससे पहले तो बताया था कि लीवर में सबसे फास्ट कोशिका विभाजन लीवर में ही होता है। कहाँ होता है?
लीवर में होता है। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ये जो होता है ना सेंट्रोसोम, बिल यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है खास करके। लेकिन पादप कोशिका में विभाजन प्लांट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पादप यानी कि पेड़ पौधे में क्या हो जाता है, किसके द्वारा होता है? प्लांट के द्वारा होता है। प्लांट, PLA, प्लांट कोशिका के द्वारा होता है। किसके होता है? प्लांट से। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते। थोड़ा मेरी आवाज़ थोड़ा डाउन हो गया, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। समझिए, बिल्कुल हैप्पी होकर समझिए, ऐसा समझिए, हैप्पी, बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए, रिजल्ट बनाइए मस्ती से। ठीक है, चलिए। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? अब ये तो पूछ ही देगा, क्योंकि एग्जामिनर तो समझ जाएगा कि कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है, लेकिन ये कहाँ नहीं पाया जाता है? मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। क्या, कहाँ सबसे फास्ट कोशिका विभाजन काम करता है? तो ये लीवर में काम करता है। लेकिन बोलेगा बाबू सेंट्रोसोम की खोज किसने किया? तब तो वहाँ पर बताएगा सर आपने तो बताया ही नहीं था सेंट्रोसोम की खोज किसने किया। तो अभी मैं बताता हूँ, मैं कहाँ गया, अभी यहीं पर हूँ। तो सेंट्रोसोम की खोज किसने किया? तो आपको बता देता हूँ, सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। किसने किया था? बोबेरी। बोबेरी किसने किया था? सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। किसने किया था? बोबेरी साहब ने किया था सेंट्रोसोम की खोज। लेकिन यह छोटे बच्चे में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। किस में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं? छोटे बच्चे में। छोटे बच्चे में जो कि 5 साल, 10 साल, 15 साल के अंदर अंदर, यानी कि मैक्सिमम 18 साल रहता है, लेकिन 15 साल तक में है ना, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। सबसे ज़्यादा 15 ईयर तक के बच्चे में सबसे ज़्यादा रहते हैं बच्चे। उसके बाद जो होता है, हो जाता है जीभ में, आप गिरगिट को जानते होंगे, गिरगिट, गिरगिट, गिरगिट हो गया, चूहा की पूँछ हो गया, चूहा की पूँछ, टेल जिसे कहते हैं, पूँछ, चूहा की पूँछ। और ये क्या कहते हैं, क्या कहता है उसे जी, मतलब वो और नाम भूल गया हूँ। इन सब में क्या होता है, सबसे फास्ट होता है। देखते होंगे आपकी गिरगिट का थोड़ा नंगरी, जैसे गिरगिट है, ये गिरगिट है, इसका नंगरी क्या करोगे, यहाँ से काट दो, यहाँ से नंगरी इसका काट दो, तो फिर ये क्या करता है, नंगरी को उगा लेता है। इतना बदमाश होता है ये, फिर नंगरी उगा लेता है। इसका मतलब हो गया सेंट्रोसोम उसमें सबसे एक्टिव है, सबसे ज़्यादा एक्टिव है। किस में? गिरगिट में, पूँछ में, इन सब चीज़ में क्या होता है, सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, अब आ जाता है लाइसोसोम। क्या हो जाता है? लाइसोसोम। आ गया लाइसोसोम, आपका बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। लाइसोसोम, लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। लाइसोसोम ये इतना खतरनाक होता है ना बाबू, इसका अब है ना, ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। आप लोग को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, और बिल्कुल फ्री में। आप लोगों से बिल्कुल 1 भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद हो गया इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत रीजनिंग, मैथ, इन सब मैं बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक, बेसिक से हाई लेवल तक आप लोग को बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊँगा। सिर्फ आप लोग का प्यार बना रहे, और कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग का प्यार चाहिए। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर कर दो वीडियो, ताकि उनको भी सीखने को मिले, और उनका भी एग्ज़ाम होगा तो वो भी शॉर्टकट सीखेगा ना जी। आप सीख रहे हो, वो भी सीखेगा। आखिर मेरा मकसद क्या है? सबको सिखाना, सबको जानकारी देना। सबकी एग्ज़ाम है, सब इस बार रिजल्ट ले आइए, क्योंकि इस बार जो ऐसा कंडीशन है ना, इस बार जिसका रिजल्ट नहीं बनाना, तो समझ लो बाबू कि फिर अगले 4 साल तो रिजल्ट बनने का कोई चांस है ही नहीं। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हो, सब अच्छी तरह से जानता है, इसलिए थोड़ा मेहनत करो। और मैं प्रत्येक दिन आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँगा, प्रत्येक दिन लेकर आऊँगा। आप लोग बस और कुछ मत कीजिए, मेरे साथ मैं जितना आपको बताता हूँ ना, उतना आप क्लियर करते चलिए, बिल्कुल आपका रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। चलिए लाइसोसोम के स्टार्ट करते हैं।
लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, LYSOSOM, लाइसोसोम, लाइसोसोम होता है, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में भी लिख दो, चलो वो हिंदी में लिख देता, सॉरी, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। चलिए, लाइसोसोम हिंदी रहने दो बाहर, बाद बाकी लिख दिए, आप लोग तो समझ जाएंगे। लाइसोसोम क्या करता है, ये पाचन का काम करता है, खास इसका मकसद जो होता है ना, पाचन का काम होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि मकसद बोले तो खास वही होगा। अब मान लो कोई बोल देगा कि रे बाबू तुम पढ़ता है, तो खास तुम्हारा मकसद ये है पढ़ना, मकसद तुम्हारा ये भी है कि जॉब लेना, या जो जिसका जॉब लेने का मकसद नहीं है, मकसद नहीं है, तो कोई बिजनेस करना चाहता होगा, या और भी कुछ होता है पढ़ने का, वो अपनी जानकारी के लिए पढ़ रहा है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसका मतलब खास मकसद होता है कि पढ़ाई करना, अपने आप को शिक्षित करना। तो इसका काम होता है पाचन करना, खास करके पाचन करना, मतलब करने में सहयोग करना, ठीक है। किसका, लाइसोसोम का। लेकिन ये लाइसोसोम के अंदर है ना, जल अपघटक होता है। क्या होता है, जल अपघटक, जो एंजाइम, जैसे एंजाइम कहते हैं, जल अपघटक को क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, ये पाया जाता है लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंजाइम, जिसे कहते हैं जल अपघटक, जल अपघटक, अप जल अपघटक, इसे एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम, एंजाइम, ठीक है। चलिए, इसे क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। लेकिन लाइसोसोम के अंदर है ना, कुछ कुछ ऐसे अंग होते हैं जो काम करना छोड़ देते हैं। लाइसोसोम के अंदर कुछ कुछ ऐसे अंग होते हैं ना, जो काम करना छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, काम करना बिल्कुल मतलब छोड़ देते हैं। जैसे मान लो कि ठंडा होता है, ठंडा में कोई कोई उंगली क्या करता है कि जैसे ज़्यादा ठंडा लग गया, तो हाथ या पैर कहीं पर भी, तो क्या करता है, उंगली काम ही नहीं कर, बोलता है ओह उंगली देखो रे मेरा झूठ हो गया, काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। कोई कोई अंग क्या होता है, काम नहीं करता। तो मतलब बाहरी अंग को छोड़कर ये अंदर की, मतलब पाचन तंत्र के अंदर, मतलब पेट के अंदर जो जो अंग काम नहीं करता है ना, उस अंग को क्या करता है, ये लाइसोसोम नष्ट कर देता है। ला हीरो वाला उसको नष्ट कर देता है। लाइसोसोम क्या करता है, जो अंग अंदर, मतलब पाचन तंत्र के अंदर काम नहीं करता है, उसे क्या करता है, नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, कर देता है। कौन कर देता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या कर देता है, उस अंग को ये नष्ट कर देता है, ठीक है। उस अंग को नष्ट कर देता है, जो अंग काम नहीं करता है ना पाचन के अंदर, तो उसको क्या करता है, ये लाइसोसोम बिल्कुल नष्ट ही कर देता है। इसीलिए इसे है ना, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आपने तो अभी पढ़ा कि लाइसोसोम को कहा जाता है, तो आप तो बिल्कुल बोल दोगे कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, और लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, लेकिन लाइसोसोम का एक सबसे बड़ी, बहुत ही क्या बताऊं, इतना खतरनाक एक इसका है ना ये जो अंग ठीक से काम नहीं करता है ना, उसे तो ये नष्ट कर ही देता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये खुद ही जो अंग जैसे मान लो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, उसे ख़त्म कर देता है। उसी में कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो जो अंग काम ही नहीं करता, उस अंग को बिल्कुल ये नष्ट कर देता है। जा बाबा लो, उसे क्या करता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। ये आत्महत्या को याद रखना कि आइटम बम भी कहते हैं वो आइटम बम नहीं फोड़ने वाला बाबू, इसे आइटम बम भी कहते हैं। वो आइटम बम नहीं जो मार्केट में मिलता है, आइटम, ATTOM, आइटम, BUMB, आइटम बम कहते हैं। लेकिन इसका सबसे बता दिए कि ये आरबीसी के अंदर है ना, लाइसोसोम
पाया ही नहीं जाता। बोलेगा कि लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है। तो लाइसोसोम आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सर्कुलेशन के अंदर नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है? आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। पाया, 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 पाया जाता है। लाइसोसोम किसके अंदर नहीं पाया जाता? ये लाइसोसोम के सॉरी आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता। कौन नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम। इसे आरबीसी है ना, इसे मरने के बाद एस्प्लिन, आरबीसी जब मर जाता है तो ना, आरबीसी की अवधि कितना दिन होता है? ये रेड ब्लड सर्कुलेशन की अवधि कितना दिन रहता है? आप लोग को पता ही होगा, 120 दिन। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है ना, ये आरबीसी जो मर जाता है ना, जैसे मर जाता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा आगे कर देता हूँ, आरबीसी, आरबीसी भी तो मरता होगा जब डब्ल्यू बी सी और आरबीसी, ये हो गया वाइट ब्लड, वाइट ब्लड, और ये हो गया रेड ब्लड। लेकिन रेड ब्लड यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि रेड ब्लड, ये रेड ब्लड, रेड ब्लड मरता है तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एस्प्लीन। क्या बन जाता है? एस्प्लीन, SPLEEN, एस्प्लीन बन जाता है। जैसे हिंदी में कहते हैं पीलिया, पीलिया, या तिल्ली भी कहते हैं, जिसको जो समझ में आया समझ लो, तिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, इससे जिस कारण स्थलीन को है ना, आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। इसी कारण आरबीसी को कब्र भी कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी को स्थलीन क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। आरबीसी का कब्र बोलेगा, आरबीसी का कब्र किससे कहा जाता है? उसे वो स्थलीन को कहा जाता है। किसको? स्थलीन को, स्थलीन, स्थलीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आरबीसी, आरबीसी का कब्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कब्र। तो आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? वो स्थलीन को कहा जाता है। तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो बन गया है, तो आगे कल क्लास में मिलिए, फिर आप लोग को एक नए टॉपिक के साथ फिर आते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में अपने दोस्तों को इस साथ भी वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारी वीडियो मिले और वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा अंक ला सकें। चलिए, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।